जिनको आम मुसलमान मजहब समझता है वो वास्तव में बस अरब की प्रथाएं हैं, पर वो उनका पालन करे जा रहा है ये सोच के कि यही तो मेरा मजहब है। वो तुम्हारा मजहब नहीं है, वो अरेबिया की उस समय की कस्टम्स हैं। तो ये हाल ही के जो आतंकवादी अटैक्स हुए हैं, इसने मुझे बहुत ज्यादा क्रोधित कर दिया अंदर से। और उस पे जो आक्रोश होना चाहिए मुसलमानों का और जो बदलाव आना चाहिए, वो जब नहीं दिखा मुझे, खासतौर पे जो बड़े लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो जब नहीं दिखा, तो फिर मैं तो क्वेश्चन करने लगी। बोले हर जगह से मुसलमान नदारद है, संसद से नदारद है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से नदारद है, जुडिशरी से नदारद है, एग्जीक्यूटिव से नदारद है। ये हालत आपने कर रखी है अपनी, और आपको होश नहीं आ रहा है अभी कि चुपचाप पीछे चोरी चोरी आकर के कहीं पर बम फोड़ देंगे, कहीं पे निर्दोषों को मार देंगे, ये कर रहे हो। और अपनी ही बदहाली पर इनको रहम भी नहीं आता। इसको धर्म मजहब तो नहीं बोलते, अपना भी नाम खराब करते हो, दीन का भी नाम खराब करते हो, और पूरी दुनिया रेडिकलाइज हुई जा रही है यही बोल बोल करके कि जब मुसलमान इतने रेडिकल हैं तो हम क्यों ना हो जाएं। हो तो आप इस्लामिक देश, लेकिन आप धर्म का मतलब नहीं समझते। वो जो वहाँ गए थे वो कोई मुसलमानों से नफरत करते थे जो आपने उनको मार दिया? सीधे साधे लोग थे, कोई बेचारा 2 दिन की छुट्टी लेके कोई कुछ करके वहाँ गया था कि जा रहे हैं पहलगाम में, घूम फिर करके वापस आ जाएंगे, आपने जान ले ली। नमस्कार आचार्य जी। जी। आचार्य जी, जैसे आप जानते हैं कि मेरा बैकग्राउंड मुसलमान है, इस्लामिक बैकग्राउंड है। तो ये हाल ही के जो आतंकवादी अटैक्स हुए हैं, इसने मुझे बहुत ज्यादा क्रोधित कर दिया अंदर से। क्योंकि यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने इस्लामिक स्क्रिप्चर्स को क्वेश्चन करना शुरू किया था। जबकि मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, बहुत कम उम्र से मैं एक स्टूडेंट रही थी, एक दाई थी, और बड़े बड़े आपके इंडियन जितने इस्लामिक गुरु हैं सबके नीचे मैं पढ़ चुकी हूँ। बट जब मैंने देखा ये अटैक जो है, मुसलमानों जो खुद को मुसलमान कहते हैं, वो अटैक कर रहे हैं, और उस पे जो आक्रोश होना चाहिए मुसलमानों का और जो बदलाव आना चाहिए, वो जब नहीं दिखा मुझे, खासतौर पे जो बड़े लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो जब नहीं दिखा, तो फिर मैं तो क्वेश्चन भी करने लगी और पुरानी पुरानी मान्यताओं को मैं छोड़ने लगी। कि वैसे मुझे पर्सनल लाइफ में, फैमिली में बहुत सारी चीजें, जाहिर सी बातें झेलनी पड़ी, पर ठीक है, वो अपने आप ही वो बल आ जाता है, जैसे आप बताते हैं कि उसको सामना करने का। तो वो तो अपने आप लोग फिल्टर हो जाते हैं, हालात फिल्टर हो जाते हैं। बट ये मुसलसल चलता जा रहा है, इसका कोई नतीजा नजर नहीं आता। और अंदर से एक बेचैनी होती है कि मैं अभी भी अपने आप को एसोसिएट तो करती हूँ एज अ मुसलमान, बट बट मुझे ऐसे ऐसे बेचैनी होती है कि मैं क्या करूं इसके लिए। मुझे दोगलापन दिखता है कि आप, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे जैसे कि फलस्तीन में हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, ठीक है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, बट जैसे लोग आक्रोश से निकलते हैं कि जब आप देखते हैं, और जब आप ये खुद कहते हैं कि कुरान में ये कहा है कि एक भी अगर सोल, इनोसेंट सोल को, मासूम सोल को मारा गया है, हत्या की पूरी ह्यूमैनिटी को मारा गया है, जब आप ये देख रहे हैं और उस पर सिर्फ आप ये अटैक देख रहे हो, तो उतना बड़ा आपको तो आपको होना चाहिए कि हमारे मुसलमान देशों में से ये चीज हो रही है, ऐसा भी नहीं कि कहीं बाहर हो रही है। तो फिर ये दोगलेपन से मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, मुझे बड़ा टेंशन होता है। मुझे समझ में नहीं आता मैं इसको करुणा में कैसे तब्दील करूं या अपना पर्सपेक्टिव कैसे बदलूं। इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने के लिए क्वेश्चन कर रही हूँ। देखिए, इंसानियत का तकाजा तो ये होता है कि जो दुख से गुजरता है उसे दूसरे के दुख के प्रति और संवेदनशील हो जाना चाहिए। लेकिन उतनी इंसानियत ज़्यादातर लोगों में होती नहीं है, तो देखा ये जाता है कि जिसको ये भाव आ जाता है कि मेरे साथ अत्याचार नाइंसाफ़ी हुई है, वो दूसरे के प्रति और कट्टर हो जाता है, और क्रूर हो जाता है, और असहिष्णु हो जाता है। हम्म? कश्मीर में बर्बर हत्याकांड हुआ है, जिनको मारा, उनका अ, कोई लेना देना था नहीं किसी तरह की राजनीति से।
वो तो और कई बातें होंगी, लेकिन एक बात ये भी है कि कश्मीरियों के आमंत्रण पर गए थे पर्यटक बन करके। अब उनके अ, उनके निधन पर, उनकी हत्या पर अगर आप को दर्द नहीं हो रहा है तो आप कह रहे हो कि आप उन अंधी ताकतों के साथ हो जिन्होंने ये हत्याकांड किया है। और अगर आप उन अंधी ताकतों के साथ हो तो फिर आप समझ भी नहीं रहे कि उन बर्बर ताकतों के खिलाफ जो आक्रोश है वो आप पर फूटेगा, और आप ज़बरदस्ती अपने ऊपर आफत बुला रहे हो। आप ऐसी सज़ा को आमंत्रित कर रहे हो जो सज़ा भुगतने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति होती है, बड़ी त्रासद स्थिति होती है जब आपको अतीत ज़्यादा याद रहता है और अपने सामने जो खून बह रहा है वो कम दिखाई देता है। अतीत से आप इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई करोगे ना, तो फिर अतीत में जिन्होंने गुनाह करे हैं उन गुनाहों की भरपाई भी फिर आपको करनी पड़ेगी। ऐसे समझिए कि एक एक पुरानी ढहती हुई हवेली पड़ी हुई है, ठीक है? और उस हवेली के ऊपर 10 करोड़ का कर्जा चढ़ा हुआ है, लेकिन रहता कोई उस हवेली में है नहीं। उस हवेली में जो रहते थे वो सब मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, इतिहास में वो खाक हो चुके हैं, कोई नहीं रहता। पर उस हवेली के ऊपर एक कर्ज चढ़ा हुआ है। कितने का? 10 करोड़ का। लेकिन वो बस है कर्ज, वहां कोई रहता ही नहीं, तो कर्ज वसूला किससे जाए? और फिर एक दिन एक सिरफिरा आदमी बिल्कुल ऐसे छाती तान कर, बिल्कुल फूल कर, बड़ा गौरवान्वित होता हुआ जाके हवेली के सामने खड़ा हो जाए, बोले हवेली मेरी है, तुम्हारी कैसे है? अजी साहब, हम उसी खून के हैं, हम उन्हीं पुरखों के हैं जिन्होंने हवेली बनाई थी। हम उसी खून के हैं, हम उन्हीं पुरखों के हैं जिन्होंने हवेली बनाई थी। और उस हवेली पर चढ़ा हुआ है, तो अब ये 10 करोड़ का कर्ज फिर वसूला किससे जाएगा? जो तुम वहां जाकर खड़े हो गए और कह रहे हो हवेली तुम्हारी, तुम्हें क्या लेना देना उस हवेली से? तुम्हारे आज आज की दुनिया में, आज के भारत में परिवार है, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारी भलाई, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सुरक्षा, वो सब कुछ आज के हिंदुस्तान पर निर्भर करती है ना। लेकिन जी रहे हो तुम 200-300 साल पहले की दुनिया में, या 1200 साल पहले की दुनिया में, और तुम्हारे सारे सरोकार भी उतने ही पुराने हैं। तो अतीत से इतना आइडेंटिफाई करोगे तो अतीत की जो डेट है वो तुम पागलपन में अपने ऊपर ले लोगे। समझ में आ रही बात? इसी को और दूसरे तरीके से ले लो, वो जो हवेली थी, उस हवेली में 70 लाशें गड़ी हुई हैं, और जिनकी लाशें गड़ी हुई हैं उनके वंशज आसपास ही रहते हैं, पर वो भी किसी को कुछ कह नहीं रहे थे, क्योंकि भाई जिन्होंने मारा था वो भी मर चुके हैं, तो किसी से क्या कहना? अब जिंदगी चल रही है, पुरानी बात हो गई। हाँ, हवेली में 70 लाशें जरूर गड़ी हुई हैं, और आप जाके वहां खड़े हो जाओ, कह दो मैं हूं इस हवेली का वंशधर, और लेना एक ना देना दो।
जबरदस्ती अहंकार की खातिर। सबको अच्छा लगता है ना बताना कि मेरा अतीत कितना ज्यादा स्वर्णिम था, ग्लोरियस था। तो जबरदस्ती अहंकार की खातिर तुम वहां जाकर के हवेली के सामने खड़े हो गए जहां 70 लाशें गड़ी हैं। अब जिनकी लाशें गड़ी हैं उनके वंशज भी तो आसपास ही हैं, उन्हें अब मिल गया कोई। बोले ये मिला, अब कोई मिलता ही नहीं था, बदला किससे निकालें? तो तुम जाकर के खड़े हो गए हो कि आओ मुझसे बदला निकालो। ये क्यों कर रहे हो? उस हवेली से तुम्हें मिलना क्या है ये तो बताओ। उस हवेली से तुम्हें क्या मिलना है बताओ तो। और आज चूंकि जो अभी हालिया घटना है वो पहलगाम की है, एक बर्बर आतंकी हत्याकांड हुआ है, पृष्ठभूमि ये है। और चूंकि आपने इस्लाम के संदर्भ में प्रश्न भी पूछा है तो बात हम मुसलमानों की कर रहे हैं, लेकिन ये बात दुनिया के हर आदमी पर लागू होती है, क्योंकि हर आदमी अतीत में कोई पुरानी हवेली पकड़कर बैठा हुआ है। वहां है क्या तुम्हारे लिए? क्यों पकड़कर बैठे हुए हो? क्या मिल रहा है बताओ तो। कल्पनाओं, ख्वाबों, एक खोखले प्राइड के अलावा तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हारे बच्चों की फीस जाएगी उससे? बोलो। तुम्हारी रोटी चलेगी उससे? तुम आज एक अच्छे, बेहतर, सुंदर इंसान बन पाओगे उससे? तुम रह सकते हो उस हवेली में? तुम्हें सर ढकने को जगह मिल सकती है वहां पर? कहोगे जा रहा हूं सर छुपाऊंगा, यहां पर एक ईंटा गिरेगा पट उसी सर पे। मेरी मूर्खता चली आ रही है, आज से कोई लेना देना नहीं। अभी अभी हुआ है, कहां हुआ था? बहराइच, बहराइच जिले में शायद, उत्तर प्रदेश के। आप लोग देख लीजिए, बहराइच ही है। अभी एक दो दिन पहले ही घटना है, वहां किसी मदरसे में जाकर निरीक्षण किया शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने। तो वहां जो जो ऊंची क्लासेस, जो ऊंचे दर्जे के भी विद्यार्थी थे, वो अंग्रेजी में ना तो अपना नाम लिख सकते थे ना अपने मदरसे का नाम लिख सकते थे। तो शिक्षा विभाग ने उनको कहा कि अरबी और फारसी के आगे भी कुछ पढ़ा दिया करो। तुम क्या करोगे अरबी और फारसी पढ़ के? आज बताओ तो क्या मिलेगा? पर पुरानी इमारत, और उसका रुतबा, रुआब, शान, वो शान खाओगे, वो शान पहनोगे, वो धोती बनेगी, वो कुर्ता बनेगी, वो रोटी बनेगी, वो क्या बनेगी? तुम आज क्या कर लोगे फारसी पढ़ के? फारसी के जमाने तो बहुत पहले जा चुके। मेरे ख्याल से भारतेंदु हरिश्चंद्र थे जिन्होंने लिखा था, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो किस्मत का खेल। कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी कभी फारसी, मुगलों तक। उसके बाद अंग्रेज आ गए, धीरे धीरे वो अभी भी उसमें सुंदर भाषा है, काव्य की भाषा है। पर व्यवहार में उसका क्या करोगे? हुँ? और वही फिर पुरानी बातें पकड़ कर बैठने का नतीजा है। वही ये न देख पाने का नतीजा है कि बहुत कुछ अतीत में ऐसा होता है जिसे अतीत में ही छोड़ देना चाहिए, वो वर्तमान में लाने लायक नहीं होता, कि फिर पूरी दुनिया फप्तियां कसती है। किसी को अच्छा नहीं लगता, कोई संवेदनशील इंसान नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर बार बार व्यंग करा जाए, ताने मारे जाएं, पर चल रहा है। विज्ञान में कोई दखल नहीं, कलाओं से गायब है, विश्वविद्यालयों में उपस्थिति जनसंख्या के अनुपात से कम है। क्या है अपने पास? बस अतीत का खोखला गौरव।
जो पीछे हुआ था वो सबसे अच्छा है। पीछे की बहुत कम बातें होती हैं जो टाइमलेस होती हैं, जो कालातीत होती हैं, है ना, जो हर समय हर युग में लाभकारी होंगी। उन बातों को पकड़ना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो किसी शताब्दी में ठीक रही होंगी, किसी खास जगह पर, किसी ज्योग्राफी में, किसी स्थान पर उनकी हो सकता है कोई उपयोगिता रही हो, कोई सार्थकता रही हो। पर अब वो जगह बदल चुकी है, वो दुनिया बदल चुकी है, समय बदल चुका है, आप वही बातें पकड़कर बैठे रहोगे तो आपको बदहाली और गरीबी, अशिक्षा और मुफलिसी, इसके अलावा क्या मिलेगा बताओ ना। और फिर जब दूसरे से और किसी तरीके से तुम कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते, दूसरे की और किसी मामले में बराबरी नहीं कर सकते, तो आखिरी चीज आती है तुम्हारे पास बल के तौर पर बंदूक AK-47। कि तुम्हारे पास और कोई ताकत होगी, आर्थिक ताकत होगी, ज्ञान की ताकत होगी, हमारे पास गोली की ताकत है। ये क्या तरीका है? और तुम गोली चलाओगे तो सामने वाला मौन बैठा रहेगा क्या? और अब युद्ध भी ना घोड़ों पर लड़े जाते हैं, ना तलवारों से लड़े जाते हैं, युद्ध भी अब ज्ञान से लड़े जाते हैं। वो ज़माने बीत गए जब आप अरबी घोड़ों पर बैठकर एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में आग लेकर विश्व विजय कर सकते थे। अब तो जिसके पास ज्ञान होगा, साइंस होगी, वही युद्ध में भी जीतेगा। और साइंस में आप कहाँ हो बताओ तो? साइंस से तो आपको डर लग रहा है साहब। पाकिस्तान की आप साइंस की किताबें देखिए, जिस दिन लगे कि आज मूड ऑफ है और मनोरंजन की ज़रूरत है, उस समय देखिए जाकर कि पाकिस्तान में वो बच्चों को साइंस के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं। और जिसके पास साइंस नहीं है वो लड़ाइयाँ भी जीतेगा क्या? फिर जब आमने सामने की लड़ाई लड़ नहीं सकते तो फिर ब्लीडिंग थ्रू 1,000 कट्स, कि चुपचाप पीछे चोरी चोरी आकर के कहीं पर बम फोड़ देंगे, कहीं पे निर्दोषों को मार देंगे, ये कर रहे हो। क्योंकि आमने सामने की लड़ाई तो अब साइंस और टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती है, वो है नहीं। फिर न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना रहे हो तो कैसे बना रहे हो? किसी और के न्यूक्लियर सीक्रेट्स चुरा चुरा कर, या रोग स्टेट्स जो हैं नॉर्थ कोरिया जैसे, उनको घूस खिलाकर। और अपनी ही बदहाली पर इनको रहम भी नहीं आता। इतना बुरा हाल अपना कर लिया है और कह रहे हैं हमारा बुरा हाल है तो अब तुम्हारा भी बुरा हाल करेंगे। ये क्या है? इसको धर्म मजहब तो नहीं बोलते। अपना भी नाम खराब करते हो, दीन का भी नाम खराब करते हो। बस एक बात पर खुशी कि दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है इस्लाम। साहब, पॉपुलेशन ग्रोथ आपको बहुत अच्छे से पता है कि किन चीज़ों से ड्राइव होती है। जहाँ औरतों की हालत जितनी खराब होती है वहाँ उतने ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। जहाँ गरीबी और अशिक्षा, एजुकेशन जितनी जहाँ कम होती है, पॉवर्टी जितनी जहाँ ज़्यादा होती है, वहाँ उतने ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। ये दुनिया भर पर नियम लागू होता है। तो आप अगर कहते हो कि हमारी तादाद सबसे तेज़ी से बढ़ रही है तो आप यही दिखा रहे हो कि पॉवर्टी सबसे ज़्यादा है और इलिटरेसी सबसे ज़्यादा है। तो ये कोई फ़ख्र की बात है? इस बात पे नाज करने जैसा है? कोई आपका हितचिंतक बनकर भी कोई बातें बोले तो सुनने को तैयार नहीं हो। एक एक गड़बड़ हो गई है, मालूम है क्या? जहां से इस्लाम आया वहां की जो पुरानी ट्राइबल रवायतें थीं,
और जो इस्लामिक दर्शन है, ये दोनों बातें आपस में गुथ गई हैं। बहुत सारी चीजें जिनको आम मुसलमान मजहब समझता है, वो वास्तव में बस अरब की प्रथाएं हैं, पर वो उनका पालन करे जा रहा है ये सोच के कि यही तो मेरा मजहब है। वो तुम्हारा मजहब नहीं है, वो अरेबिया की उस समय की कस्टम्स हैं, जिनका इस्लाम से सीधे तौर पे कोई संबंध भी नहीं है। नहीं नहीं, आइडियलाइजेशन इसी को तो कहते हैं। आप अब माने जरूरी नहीं है कि आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। मैं तो यही कहती हूँ हमेशा कि यही मूर्ति पूजा होती है। आपने किसी को इतना, किसी ट्राइब को, किसी के कल्चर को इतना आइडियलाइज कर दिया है। और आपने बहुत सही बात बोली, इतने ज्यादा मिस ट्रांसलेशन हुआ है आचार्य जी, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो मुझे खुद पता है इस चीज के बारे में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक एग्जाम्पल आपको बताऊं मैं, जिसपे मैं बहुत ज्यादा स्टडी किया और जिसपे मैं काफी ज्यादा लिखती भी हूँ, वो है शेम। जैसे शेम जो है, जो कुरान आया इस प्रथा को एबॉलिश करने के लिए, दैट वाज फीमेल इन्फेंटिसाइड, जिसमें नवजात बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता था। तो कुरान में आया कि आप ये करना बंद कर दो, बिकॉज इसका ये वजह शेम की वजह से। तो हमने क्या किया, अच्छा हमने उसको गाड़ना तो बंद कर दिया, जिंदा दफन करना तो बंद कर दिया, पर हमने उसको लेयर्स में दफन कर दिया, को नॉन एग्जिस्टेंट बना दिया। तो शेम तो आप अभी भी लेते हुए जा रहे हैं, है कि नहीं? वो शेम तो कहीं नहीं गया। ठीक है, आपने उसको जिंदा तो रखा है, बट उसको एक तरीके से उसको मुर्दा ही रखा है, उसको कफन ही पहना दिया है उसको। तो ये इतना मिस ट्रांसलेशन हुआ है। तो खैर, अब पता नहीं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, तकलीफ होती है। फिर मुझे ये याद आता है कि ये आप जो ज्ञान दे रहे हैं हिंदुइज्म में भी, आप उसको सही करने के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे मुसलमान थिंकर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं, जो बहुत कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं उनको पढ़ती हूँ, पर वो इतनी माइनॉरिटी में, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है, और इग्नोरेंट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है बनिस्बत जो एजुकेटेड हैं एजुकेटेड, बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं, पर वो उतने कम हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता इस पॉपुलेशन का। तो वो अपना खात्मा, ऐसा लगता है, खुद ही लिखा के आए, और बुरा लगता है क्योंकि उसमें मासूम मर रहे हैं, मासूमों की जान जा रही है। तो इसमें इस एक बात पे बात गौर सिर्फ करना ये भी आपको। नहीं है कि तादाद बहुत ज़्यादा है इग्नोरेंट लोगों की, बात सिर्फ संख्या की नहीं है, पैसे की भी है। जो जो सुन्नी वहाबिज्म है, पेट्रो डॉलर्स से उसने पूरी दुनिया में जो एक्सट्रीम फॉर्म हो सकता है रेडिकलिज्म का, वो बहुत एक्सपोर्ट करा है। तो ये जो तेल है ना, जिससे पैसा खूब मिलता है, इस पैसे का इस्तेमाल हुआ है। और दूसरा, अमेरिका अमेरिका जो पाकिस्तान फैक्ट्री बना पूरी दुनिया को टेररिज्म एक्सपोर्ट करने की, उसके पीछे बहुत बड़ा जो कारण है वो अफगानिस्तान वॉर है। सोवियत संघ अफगानिस्तान पर चढ़ न जाए, कोल्ड वॉर के दिन थे, अफगानिस्तान कहीं कम्युनिस्टों की पकड़ में ना आ जाए, इसके लिए अमेरिका ने जो इस्लाम का रेडिकल वर्जन है, डीपली इग्नोरेंट, एक्सट्रीमली वायलेंट, अमेरिका ने उसको बहुत प्रमोट करा। दुनिया भर के रेडिकलाइज्ड फाइटर पाकिस्तान में इकट्ठा हुए, सऊदी पैसे और अमेरिकन पॉलिटिकल माइट की बिना पर। नए नए मदरसे खड़े हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर, जिनमें सिर्फ और सिर्फ हिंसा और हत्या की शिक्षा दी गई। और ये सब हुआ था ताकि
जो अफगानिस्तान में युद्ध हुआ है रूसियों के खिलाफ, उसको जीता जा सके। तो ये भी सोचना कि ये सदा से चली आ रही है समस्या, ऐसी बात नहीं है। समस्या बहुत बढ़ी है पिछली शताब्दी के आखिरी 2-3 दशकों में। अब फिर अफगानिस्तान युद्ध खत्म हो गया, लेकिन ये जो दुनिया भर से फाइटर इकट्ठा हुए थे, ये कोई लौट के अपने घर थोड़ी ही चले गए। फिर वो वहां से कश्मीर गए, चेचनिया गए, वेस्ट एशिया गए, बोले अब हम यहां लड़ेंगे। इराक गए, उसी से फिर इस्लामिक स्टेट आगे बनता है। तो इसके पीछे इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल कारण भी हैं। बात बस इसकी नहीं है कि एक लोग हैं, उनकी प्रथाएं परंपराएं कैसी रही हैं, उनके ग्रंथ कैसे रहे हैं, उसके पीछे अभी हाल के पॉलिटिकल कारण भी जिम्मेदार हैं। मेरे ख्याल से हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि व्हेन यू ब्रीड snakes in your backyard, it is stupid to imagine they will not bite you. तो ठीक है, वहां आपने तालिबान खड़ा कर दिया, तो फिर उससे तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी खड़ा हुआ, टीटीपी। वो जो टीटीपी है वो पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया। अज्ञान में व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता कि दूसरों का नुकसान करने की होड़ में वो अपना कितना नुकसान करे ले रहा है। कहते हैं ना, दूसरे का अपशकुन करने के लिए अपनी नाक काट लेना, ये चल रहा है। तो इसमें, इस हालत में आचार्य जी, मेरा यही है आपसे हेल्प चाहती हूँ कि इसमें जो ये बेचैनी होती है मुझे बहुत ज्यादा, और आक्रोश होता है, ये फिर कंपैशन करुणा में कैसे बदल सकता है? इसका मैं पर्सपेक्टिव कैसे बदलूं? देखिए, ये तो ऐतिहासिक प्रक्रियाएं रही हैं, है ना। इनकी धारा को एक दिन में नहीं मोड़ा जा सकता, लेकिन अपने तल पर, अपने स्तर पर व्यक्ति जो अधिकतम कर सकता है उसको करना चाहिए। ये गैर मुसलमानों में ही नहीं, मुसलमानों में भी भावना है कि उनका मजहब जो है वो किसी भी तरीके कि डिविएशन को बर्दाश्त नहीं करता, डिविएशन को और इनोवेशन को भी। बिदअत, कि जो अर्थ किसी आयत का बिल्कुल पुराना था वही चलेगा, उसको कोई समसामयिक कंटेम्परेरी अर्थ मत दे देना। कंपैशन, वर्ड कंपैशन, अपना नुकसान करा के भी दूसरे तक सच्चाई पहुंचाना, ये सब गायब सा है। तो कोशिश करिए जहां तक आप की समझ जाती है और पहुंच जाती है, इन बातों को जनता के सामने लाने की। अंधेरे का उपचार तो रोशनी ही होता है ना। तो जहां जहां आपको रोशनी दिखाई दे रही है उसको सामने लेकर के आइए, ताकि जो धर्म का हिंसक और कट्टर रूप अपनाया जा चुका है और जिसकी बहुत बदनामी भी हो रही है, उस हिंसक और कट्टर रूप के अलावा भी कुछ है, ये लोगों तक बात पहुंच सके। शिक्षा बहुत बड़ी चीज होती है, शिक्षा चाहिए। विज्ञान में, इतिहास में, तर्क में शिक्षा चाहिए। जिस जगह पर अंधेरा बहुत होता है ना, वहां पर कोई भी आकर कूड़ा डाल जाता है। ज्ञान का प्रकाश चाहिए। गली मोहल्लों में देखा है ना,
कोई जगह ऐसी हो कोना कतरा जहाँ एकदम अंधेरा पड़ा रहता है, वहीं पर लोग आकर के, पूरी दुनिया आकर के वहाँ कूड़ा डालती है और फिर वहीं कीड़े मकोड़े पनपते हैं। प्रकाश चाहिए, और प्रकाश तो ज्ञान का ही होता है। हम्म? समस्या सारी ये आनी है ना, जो मैं बात बोल रहा हूं वो अगर किसी को ठीक भी लग जाए तो अगले ही पल उसको या तो खुद ये तर्क उठेगा या कोई और आकर उसको बोल देगा, अच्छा तो हम तो अपनी गलती मान लें और बदलने लगें, सुधरने लगें, पर उनका क्या? उन्होंने अपनी गलती मानी क्या? ये जो एक दूसरे की ओर उंगलीबाजी है, इसने किसी को कहीं का नहीं छोड़ा। जिससे ही कहो कि तुम सुधर जाओ, वही कहता है कि हमें सुधारने की बात कर रहे हो, जाओ पहले उनको सुधारो। कि जैसे अस्पताल में एक वार्ड हो, उसमें बिस्तरों पर मरीज ही मरीज पड़े हुए हैं एक के बाद, और किसी भी मरीज को जाओ दवाई देने तो बोले, अच्छा हमें दवाई दे रहे हो, जाओ पहले पूरे वार्ड को ठीक करके आओ फिर हमें दवाई देना। ये क्या तुक है, क्या तर्क है? और पूरी दुनिया रेडिकलाइज हुई जा रही है यही बोल बोल करके कि जब मुसलमान इतने रेडिकल हैं तो हम क्यों ना हो जाएं। बहुत कम देश बचे हैं जहां पर अब रिएक्शनरी राइट विंगिज्म हावी नहीं हो रहा है। और उन रिएक्शंस में एक बड़ी वजह यह भी रहती है कि देखा मुस्लिम क्या करते हैं, जब मुस्लिम ये सब करते हैं तो हमें भी तो विरोध में, प्रतिरोध में कुछ करने का हक है ना। और ये ठोस तर्क है, इसको आसानी से काटा नहीं जा सकता। अनुपयोगी तर्क है, घातक तर्क है, लेकिन काटने में कठिन तर्क है। नीदरलैंड्स, इटली, अमेरिका, कितने ही देश यूरोप के, और फ्रांस। An eye for an eye makes the whole world blind. तो वही मुझे हमेशा बुरा लगता है कि जब मैं अपने हिंदू दोस्तों से बात करती हूँ, और खासतौर पे गीता के बारे में मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि देखो इसमें आपको इतनी जबरदस्त विजडम मिल रहा है, जो आपको यही सारे जो हम लोग मुसलमानों में जो चीजें कमियां हो गई हैं, ये आप लोग ना करें। इससे बहुत बड़ा खामियाजा हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। और मैं जितने पाकिस्तानी मेरे जानने पहचान वाले यहाँ पे हैं कनाडा में, जब मैं उन लोग से मिलती हूँ, आचार्य जी आप यकीन करें, कोई वापस नहीं जाना चाहता। कोई मुझसे पूछे, मुझे मुझे अगर मौका मिले मैं तो चली जाऊं इंडिया, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है मैं जब यहाँ पे आती हूँ। बट मैं एक भी पाकिस्तानी से अभी भी मिलना ऐसी नहीं मिली हूँ जो वापस जाना चाहता है। सब भाग भाग के आ रहे हैं। माने लोग चीटिंग कर करके जमीनें वमीनें बेच कर जो उनके हाथ लगता है वो लगाकर ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर आकर बस जाते हैं, क्योंकि वो लोग रह ही नहीं सकते वहां पे। देखिए पंजाब है पाकिस्तान में, ठीक है, उसको छोड़ करके है, नीचे सिंध है, पश्चिम की ओर बलूचिस्तान है, उत्तर पश्चिम में खैबर पख्तूनख्वा है, ठीक है, उधर भारतीय कश्मीर का हिस्सा वो गिलगिट बाल्टिस्तान, ये पीओके। इसमें से एक नाम बताइए जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता हो। ये तो हटाइए कि जो बाहर के पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान लौट के नहीं जाना चाहते, जो पाकिस्तान के पाकिस्तानी हैं वो भी कहाँ पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। बलूचिस्तान बेचारे का तो ये है कि उसकी आबादी ज़रा सी है, वहाँ बारिश नहीं होती, मेरे ख्याल कुल 1.5 करोड़ की उनकी आबादी है। तो वहाँ पर BLA BRA ये सब हैं जो लगे हुए हैं कि हमें अलग होना है, पर वो गरीबी भी वहाँ बहुत है, वो अलग हो नहीं सकते। ऊपर वहाँ वो बना लेना चाहते थे अपना पश्तूनिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा वाले,
सिंध वाले सिंध देश बनाना चाहते थे। क्योंकि लोग इकट्ठे भी तब रहते हैं ना जब भीतरी और बाहरी दोनों दिशाओं में वेलनेस हो, रिचनेस हो। भीतरी रिचनेस भी चाहिए और बाहरी भी। भीतरी रिचनेस किस बात पे आती है कि हम में आपस में प्यार है, भाईचारा है। भाईचारा क्या है? जो पाकिस्तान की पूरी पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, उस पर पंजाबियों का कब्जा है। तो क्या भाईचारा होगा? वो जब एक ही जो सूबा है वो डोमिनेट कर रहा है तो भाईचारा कहाँ से आ जाएगा? और बाहरी रिचनेस का तो हाल ये है कि अगर बार बार आकर के सऊदी अरेबिया, यूएई, जो पूरे जीसीसी देश हैं, और अमेरिका और आईएमएफ ये बार बार आके बेल आउट ना करें तो इकोनॉमी कब की कोलैप्स कर जाए। यूएसएसआर का विघटन क्यों हुआ था? क्योंकि इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी। एक घर होता है ना जहां आप खाने को नहीं बचता, वो घर बिखर जाता है। जिस घर में आर्थिक विपन्नता आ जाती है वो घर बिखर जाता है। वो फिर घर कुछ दिनों तक बचा रह सकता है इस बुनियाद पर कि लोगों में आपस में प्रेम बहुत है। पर प्रेम भी ना हो और पैसा भी ना हो तो वो घर बचा रहेगा क्या? तो आपने ऐसा कर लिया है, हिंदुस्तान से नफरत कर करके आपने अपनी ऐसी हालत कर ली है कि ना प्रेम है ना पैसा है। न प्रेम न पैसा। किसी तरीके से बस आपने अपने देश को एक करके रखा हुआ है, किसी तरीके से। उसमें बहुत सारा मिलिट्री का, आप कहोगे साहब भारत में भी तो सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज हैं, पर कम है पाकिस्तान से। दूसरे पाकिस्तान में एक सेसेशन पहले ही हो चुका है 1971 में। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, मूलतः ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हो तो आप इस्लामिक देश, लेकिन आप धर्म का मतलब नहीं समझते। धर्म के नाम पर आपने न जाने क्या चला रखा है, और जो चला रखा है वो न जाने कितने हजारों लाखों लोगों की मौत बन रहा है, और पूरी दुनिया के लिए वो दुख का कारण बन रहा है। आपको माना जाता है द ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, द ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म। और ये सब कुछ दुनिया भर में नालायकी करने के बाद भी आप ग्लोबल स्टेज पे इररेलेवेंट हो चुके हो, कोई आपको पूछने वाला नहीं। जिस दिन अमेरिका ने विदाई ली अफगानिस्तान से, तालिबान को कहा ले भाई तेरा तू संभाल, जिस दिन अमेरिका ने विदाई ली उस दिन से पाकिस्तान इररेलेवेंट, अप्रासंगिक होना शुरू हो गया। क्योंकि आपने कुछ अच्छा ऊंचा जो मानवता को ऊंचा उठाया आपने कभी करा ही नहीं था। मुझे बताओ कितने आपने थिंकर्स, राइटर्स पैदा करे? बताओ ना, कितने आपके नोबेल लॉरिएट हैं? पूरी दुनिया आपसे प्रेम करे, आपका एहसान मने, आपने ऐसे कौन से काम करे? बंदूक, गोलियों, विनाश और जहर के अलावा आपने दुनिया को क्या दिया है? और ये सब कुछ आप किसके नाम पर कर रहे हो? मजहब के नाम पर। यह है मजहब। और अभी भी जब आपके पास कोई और तरीका नहीं बचा अपने आप को रेलेवेंट बनाने का, तो आपने फिर से टू नेशन थ्योरी की बात शुरू कर दी और कहना शुरू कर दिया कि मर जाएंगे, घास फूस खाएंगे, लेकिन कश्मीर लेकर आएंगे। और वो वहां पर गए हुए थे, आपसे लेना एक ना देना दो। वो जो वहां गए थे वो कोई मुसलमानों से नफरत करते थे जो आपने उनको मार दिया? सीधे साधे लोग थे। कोई बेचारा 2 दिन की छुट्टी लेके कोई कुछ करके वहां गया था कि जा रहे हैं पहलगाम में, घूम फिर करके वापस आ जाएंगे, आपने जान ले ली। क्यों जान ले ली? क्योंकि आपकी जो भीतरी विफलता है, आप में हिम्मत नहीं है कि उससे आप आंखें चार कर सको, उसके रूबरू खड़े हो सको। आप देख ही नहीं पा रहे हो कि आप जिन आदर्शों पर, जिन मान्यताओं पर चल रहे हो वो गलत हैं, वो भ्रामक हैं। तो आप कर क्या रहे हो? आप पूरी दुनिया पर बस जहर बरसा रहे हो।
और कोई आपको ये बातें बताने आए तो आप कहते हो गला काट देंगे। रिफॉर्म मूवमेंट्स कैसे शुरू होंगे? इस्लाम में भीतर से कैसे शुरू होंगे? कोई आकर के कुछ बोलना चाहता है तो उसको भगा दो, कुछ कर दो। तस्लीमा नसरीन के साथ क्या हुआ, सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ? कोई अगर कोई ढंग की सेंसिबल बात बोलना चाहता है तो सीधे एक नुस्खा है, जाकर के उसके ऊपर शारीरिक हमला कर दो, जान ही ले लो उसकी। रिग्रेसिव, टोटली रिग्रेसिव। अभी बांग्लादेश में एक पता नहीं कौन सी पार्टी है, नाम नहीं याद आ रहा, ग्रीन समथिंग, पता नहीं कुछ, अभी पढ़ा तो। हाँ, नहीं नहीं, नॉट वन ऑफ द मेन स्ट्रीम पार्टीज। एक कोई फार राइट पार्टी है जो उभर के सामने आ रही है और वो कह रही है कि ये जितने यहाँ गैर मुस्लिम हैं इनका वोटिंग राइट हटा दो, इनका वोटिंग राइट हटा दो, आर्मी रूल करो, और ये जितने भी हैं नॉन मुस्लिम्स इनको बस ये हक होगा कि अगर मुसलमान इन पर अत्याचार करता है तो आप जा करके कंप्लेंट कर सकते हो, और उस कंप्लेंट को भी बस शरीयत के दायरे में सुना जाएगा। आप ये सब कुछ करोगे तो क्या प्रतिक्रिया नहीं आएगी बाकी दुनिया से? ये सब कुछ करके आप किसका भला कर रहे हो? चलो दूसरों का भला नहीं चाहते, अपना भला तो सोच लो। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई थी हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा हिंदुस्तान में पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ एक जगह मुस्लिम्स ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, बताइए कहां? जेलों में। बोले हर जगह से मुसलमान नदारद है, संसद से नदारद है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से नदारद है, जुडिशरी से नदारद है, एग्जीक्यूटिव से नदारद है। कहां पाया जाता है? जेलों में पाया जाता है, वहां पर वो आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा पाया जाता है। ये हालत आपने कर रखी है अपनी, और आपको होश नहीं आ रहा है अभी। एजुकेशन की जगह और दुनिया भर की व्यर्थ की बातों में आपको ज्यादा रुचि है। वो बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर वैलिडेशन और विक्टिम प्लेइंग करते हैं। लाइक ये तो मैं हमेशा क्वेश्चन करती हूँ, लाइक छोटी छोटी क्या विक्टिम प्लेइंग करते हैं? विक्टिम क्या? भारत जैसा देश जिसने पारसियों से लेकर के आज तक सबको शरण ही दी है। हाँ, आज शरण देने में हम थोड़ा नाक भौं से कोड़ते हैं, पर आज भी हम ऐसे क्रूर नहीं हुए हैं कि कोई शरण मांगने आए तो उसका गला काट दें। कोई भारत में होकर के अपने आप को विक्टिम कैसे बोल सकता है? कोई भारत में होकर के विक्टिम कैसे बोल सकता है अपने आप को? हाँ ठीक है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, भारत में भी हिंदू कट्टरपंथी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन कुल मिलाजुला के भारत एक बहुत सहिष्णु टॉलरेंट देश है। भारत में विक्टिम कैसे होगा? अभी अभी आईआईटी में वो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट अवार्ड मिला, तो मेरे ख्याल 5 लोगों को मिला था, तो सीनियरिटी वाइज दे रहे थे, तो उसमें मैं उम्र में बैच वाइज में सबसे छोटा था। मुझसे छोटा बस एक व्यक्ति था, और मालूम है कौन था? वो एक कश्मीरी मुसलमान था। वो एक कश्मीरी मुसलमान था जो आईआईटी से बीटेक करने के बाद आईएएस बना, फिर उसने अच्छे काम करे हैं, तो उसको भी यही अवार्ड, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट अवार्ड, उनको भी मिला है। भारत कहाँ भेदभाव करता है? भारत जैसा संविधान और कहाँ पाओगे, बताओ ना। भारत में भी ये कहना कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हम बदला लेंगे। अगर भारत नाइंसाफी कर रहा है तो फिर तो छोड़ दो कि कहीं भी इंसाफ मिलेगा। क्या मतलब, मज़ारों पर, दरगाहों पर आज भी ज़्यादा हिंदू ही दिखाई देते हैं, जैसा भी माहौल हो गया है उसके बाद भी। फिल्मों में सूफी गाने आज भी आते हैं तो हिट हो जाते हैं,
भारत उस दर्शन से आ रहा है जहां आत्मविश्वास बहुत गहरा है, जहां ये नहीं है कि अगर हम किसी को स्वीकार कर लेंगे, गले लगा लेंगे तो हमें खतरा हो जाएगा, या कोई नई सोच, नया विचार अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो हम मिट जाएंगे। भारत को ऐसी कोई हीन भावना या डर नहीं रहा है, इसीलिए भारत बहुत सहिष्णु रहा है। लाइक अ ह्यूज मेल्टिंग पॉट, आओ सब आओ सब आओ, सब स्वीकार कर लिए जाओगे तो भी जो हमारा केंद्र है, जो हमारा मूल है, वो यथावत बना रहेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुझे भी मैं अपने जो एक सोच और एक नजरिए को हमेशा मेरी भारतीय रूट्स को ही मैं श्रेय देती हूँ, क्योंकि मैं तो पैदाइश और रहाइश सब बम्बई में हुई थी, बिल्कुल कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी में हुई थी। और मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे, वो कल्चरली ऑर्थोडॉक्स थे पर रिलीजियस नहीं थे वो, तो हमेशा से मुझे दूसरे मजहबों के बच्चों के साथ खेलना और एनकरेज किया है। बट ओवर द इयर्स ना आचार्य जी, मैं देख रही हूँ कि एक तो मॉडर्न मुस्लिम और हिंदूज होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ही अलग होता है। बट जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है ना, और यहाँ पे भी वही चीज मैं देख रही हूँ, जो यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास मुस्लिम हैं, वो लोग मैंने गैर मजहब के बच्चों को खेलने भी नहीं देते। मैंने अपने बच्चों को, यहाँ पे तो इस्लामिक स्कूल्स भी पूरे बने हुए हैं। मैंने ये जो आपने जो सेपरेशन कर दिया है, अब आप कैसे चाह रहे हो कि कोई हमें समझे? कैसे समझेगा कोई? आपने तो बुर्का ओढ़ लिया, ये आप कहाँ का बता रही हैं? ये आप कनाडा का बता रही हैं? कनाडा में ऐसा हो रहा है? सब जगह पे। इंडिया में भी इस्लामिक स्कूल्स होते हैं, स्पेशली अब जैसे मैंने कभी स्पेशल हिंदू स्कूल्स नहीं देखे, स्पेशली क्रिश्चियन स्कूल्स बहुत कम देखे होते हैं, और उसमें सब लोग को एडमिशन मिलता है। बट एक इस्लामिक स्कूल्स में, और ये मैंने खास तौर पे इस्लामिक स्कूल के लोगों को भी मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हमें हमें दूसरे दूसरे मजहब के लोग समझें और हमें गलत आइडेंटिफाई नहीं करें, देन ओपन योर स्कूल्स। आप अपने अदारे, अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने स्कूल्स को खोलें और दूसरों को आने दें। आप किस बात से डरते हैं? आप किस चीज से झिझकते हैं? अगर आपने उनको बंद कर दिया तो लोग बोलेंगे, अरे इनके पीछे क्या हो रहा है, उस दीवार के पीछे क्या, और अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं? तो आपने तो बना के तो ऐसे ही रखा है, सेफ गार्ड के चक्कर में आपने दूसरों से आपने एक दुश्मनी ही मोड़ ली ना। ते अपने आप को सेफ गार्ड कर रहे हैं, भले दूसरा इंसान गया तेल लेते हुए गए। इसमें सेफगार्ड भी कहाँ हो रहे हैं? नहीं हो रहे। देखिए, ये जो विचारों का खुला आदान प्रदान होता है ना, जिसमें कि हम दूसरे को ये भी छूट देते हैं कि तुम हमारी बात को काट सकते हो, तुम तर्क दे करके हमें गलत साबित कर सकते हो, ये बड़ी स्वस्थ बात होती है, बहुत हेल्दी बात, पर वो कि हम डरते हैं आपस में बात कर। हाँ, लेकिन आप इस बात को अगर रोकोगे तो आपके भीतर भी जो फिर बुराइयां या बीमारियां या भ्रम पनप रहे होंगे, आप कभी उन्हें पहचान नहीं पाओगे, आपको कभी उनसे मुक्ति नहीं मिलेगी। आप एक सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम बन जाओगे, आप बस अपनी ही बात की अनुगूंज सुनते रहोगे। इको चेम्बर होता है ना, कि मैंने जो बोला बस मुझे वही सुनाई दे रहा है, जो मैं बोल रहा हूं उसमें अशुद्धि है, त्रुटि है, ये बताने वाला मुझे कोई है ही नहीं, क्योंकि बाहर वाले से मैं खुल करके साफ साफ बात करना ही नहीं चाहता। साहब, अगर आप सत्य को समर्पित हैं, अगर आपकी निष्ठा, डिवोशन ट्रुथ के प्रति है, तो बातचीत करने में झिझक कैसी? और बातचीत का मतलब ये नहीं है कि आप बस दूसरे को हक दे रहे हैं कि वो आकर आपको ज्ञान पिला दे। बातचीत का मतलब ये है कि आपको भी अपनी बात रखकर दूसरे को जताने की पूरी आजादी है। वो अपनी बात कहे, आप अपनी बात कहें। उसकी जगह आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझे गैर मुस्लिमों को दोस्त नहीं बनाना है, छोटे बच्चों को कह रहे हैं कि नहीं, तुम वहाँ जा कर के हिंदुओं के या किन्हीं के बच्चों के साथ खेलना मत। तो ये स्वस्थ बात नहीं है। जहाँ जहाँ कमरे में सब खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, वहाँ भीतर बदबू फैल जाती है। कई बार आप जाते हो ना और कहते हो कि कमरे में कुछ गंध सी आ रही है, तो आप तुरंत क्या करते हो?
सारे खिड़की दरवाजे खोल देते हो और पंखा चालू कर देते हो। वो जो वेंटिलेशन है वो बहुत ज़रूरी होता है, सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और भारत इस मामले में बड़ा शानदार देश रहा है। संवाद की जो परंपरा भारत में रही है वो अद्भुत है। आइए सामने बैठिए, बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सच्चाई से प्यार है, और वो जिस भी दिशा से आ रही होगी हम आतुर हैं उसको जानने के लिए, सुनने के लिए, कि हम और बेहतर होना चाहते हैं, हम अपने आप को और निखारना चाहते हैं। तो आप अगर कोई नया नज़रिया लेकर आए हैं, कोई नई बात लेकर आए हैं, कोई नया तर्क लेकर आए हैं, तो हमें अच्छा लगेगा आपकी बात सुन करके। बताइए, सुनते हैं। और ये लगातार होता रहा है, होता रहा है, होता रहा है। कोई मुझसे कह रहा था अभी, बिल्कुल पहलगाम घटना के बाद की बात है, वो बोले कि जो खाड़ी के मुसलमान होते हैं वो तो बिल्कुल मॉडर्न हुए जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जो ये सब कॉन्टिनेंटल मुस्लिम्स हैं इनको ज़्यादा हीन भावना है। ये ज़्यादा ये प्रमाणित करने में लगे रहते हैं कि हम सच्चे मुसलमान हैं। तो जो जॉर्डन, अरब, सीरिया, उधर के जितने मुस्लिम्स हैं वहाँ प्रॉस्पेरिटी भी है, तो वो आधुनिक तरीके अपनाते जा रहे हैं, वो पुरानी बातों को धीरे धीरे करके छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश यहाँ के मुसलमान हैं, इन्होंने ज़्यादा ठेका ले रखा है पुरानी रूढ़ियों में खुद को जकड़े रखने का। कारण हमने कहा ना, दो वजहें होती हैं जिनसे पिछड़ापन फैलता है, एक अशिक्षा और एक गरीबी। और गरीबी तब तक दूर नहीं होगी जब तक शिक्षा नहीं आ जाएगी। तो मैं बार बार कह रहा हूं, शिक्षा चाहिए। शिक्षा नहीं रहेगी तो पिछड़ापन बना ही रहेगा, और आप अपना भी नाश करोगे, दुनिया का भी नाश करोगे, आप सबके लिए तकलीफ का कारण बनोगे। मुझसे कहते हैं लोग, कहते हैं जैसे आपके यहाँ बातचीत होती है, तो हमें हैरत हो जाती है कि आपसे कोई कुछ भी पूछ लेता है। बोलते हैं जो हमारे मौलाना वगैरह होते हैं आम मस्जिदों में, एक बहुत छोटा और टाइट फ्रेमवर्क होता है जिसके भीतर आप उनसे बात कर सकते हो। अगर आपने उनसे कोई बिल्कुल ज्ञानमूलक तात्विक प्रश्न पूछ लिया, उदाहरण के लिए यही कि अल्लाह क्या है, बोले आपको बाहर निकाल देंगे। जबकि बहुत साधारण प्रश्न है, बल्कि सुंदर प्रश्न है, पर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। जबकि कुरान का अरे पहला वर्ड जो नाजिल हुआ था वो इकरा है, इकरा यानी पढ़। तो उन्होंने पढ़ को सिर्फ ये कर दिया कि बस कुरान पढ़। नामा जी, उल्लेख तो ये भी मिलता है कि इल्म इबादत से ऊपर की बात है। इल्म इबादत से ऊपर की बात है, पर इल्म है कहां? इबादत है। इबादत माने भक्ति, वो भी अंध भक्ति, पूजा, डिवोशन, अंध पूजा, ब्लाइंड डिवोशन। शिक्षा, एजुकेशन, एजुकेशन एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, ये दो चीज़ें हैं जो चाहिए। ये दो चीज़ें जब आने लगती हैं तो ज़्यादा संभव हो पाता है फिर दिमाग की खिड़कियां खोलना। बताइए और कुछ। धन्यवाद।